हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 28 सितंबर। तो बने रहिए इस वीडियो में साथ अंत तक। इज लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने कल एक 30 MCQs का वीकली एक वीडियो बना के डाला हुआ है मैंने। तो आप उन सभी की सभी MCQs को अटैम्प्ट कीजिए। मुझे आशा है कि आप अपने नॉलेज को टेस्ट कर पाएंगे कि कितना आप पढ़ रहे हैं और किस लेवल पे आप हैं। तो वो 30 के 30 MCQ आप देख लीजिए उनको एक बार। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, 15-16 मिनट का है। तो आप मेरी आपसे गुजारिश है, आप डेफिनेटली उसे देखिए आप। तो आप बेटर मतलब अपना स्कोर कर पाएंगे आगे की जितने भी जो MCQs आएंगे, जो भी परीक्षाएं आएंगी। तो इसलिए आप ज़रूर देख लीजिए उसे। तो आप शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पेज नंबर 1 पर बात की जा रही है। ये बात की जा रही है कि गंगा की तर्ज पर चंबल का उद्धार होगा नमामि गंगा प्रोजेक्ट के तहत। तो अब हम देख लेते हैं नमामि गंगा प्रोजेक्ट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पहलू। गंगा की तर्ज पर चंबल का उद्धार करने के लिए नमामि गंगा परियोजना के तहत काम किया जाने की ये प्रयास चल रहे हैं। तो जो नमामि गंगा प्रोग्राम है, ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। फ्लैगशिप प्रोग्राम है। क्या होता है फ्लैगशिप प्रोग्राम? फ्लैगशिप प्रोग्राम का मतलब ये है कि एक ही प्रोग्राम के अंदर कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे कि नमामि गंगा प्रोग्राम एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। तो यहाँ पे क्या क्या होगा कि एनवायरनमेंट को भी ध्यान रखना है, गंगा में पॉल्यूशन को भी ध्यान रखना है। ये भी एक उसमें एक्टिविटी है। गंगा के चारों तरफ जो भी एरियाज आ रहे हैं, जो भी विलेज आ रहे हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट आ रही हैं, वहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ करनी है उनको ध्यान रखना है, प्लांटेशन को ध्यान रखना है। तो कई सारी एक्टिविटीज आती हैं फ्लैगशिप प्रोग्राम के तहत। तो ये एक अम्ब्रेला टर्म होती है फ्लैगशिप प्रोग्राम, याद रखिएगा। तो नमामि गंगा जो परियोजना है ये 2014 में जब बीजेपी गवर्नमेंट आई थी तो इंटरिम बजट लेके आई थी। 20,000 करोड़ का बजट का इन्होंने प्रावधान किया था नमामि गंगा प्रोजेक्ट के लिए, ताकि गंगा को शुद्ध पवित्र बनाया जा सके और हमारी गंगा पहले जैसी हो जाए। तो इसके लिए एक मिनिस्ट्री है, वाटर रिसोर्सेज रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिज्यूमिनेशन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो इसके तहत ये सारा का सारा काम किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए इसका पूरा नाम, वाटर रिसोर्सेज रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवेनेशन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। अब यहाँ पे ये जो है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये एक NGO है, रजिस्टर्ड NGO है ये। तो इसके तहत सारी की सारी एक्टिविटी की जा रही है नमामि गंगा परियोजना के तहत। मतलब कि इम्प्लीमेंटेशन का काम नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये एक सोसाइटी है, ये काम कर रही है, सारा इम्प्लीमेंटेशन का काम जो कर रही है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नमामि गंगा एक प्रोजेक्ट है और यहाँ पे जो हेड बॉडी है, जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, वो है नेशनल गंगा काउंसिल। तो नेशनल गंगा काउंसिल जो है इसे 2016 बनाया गया था और इसे भारत के प्रधानमंत्री हेड करते हैं, NGC को। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इस परियोजना के लिए विश्व बैंक की भी लोन देने का काम करता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पहलू आपको पता होना चाहिए। विश्व बैंक भी अपनी भागीदारी निभाता है। यहाँ पर एक चीज एक इसमें एक्टिविटीज़ है जो मैंने बताया फ्लैगशिप प्रोग्राम के तहत, तो वो है गंगा ग्राम। तो गंगा ग्राम एक्टिविटीज़ के तहत क्या होता है कि जो भी विलेजेस गंगा के किनारे आ रहे हैं तो वहाँ पे टॉयलेट्स उनको प्रोवाइड करानी है, उनको बना करके देनी है गवर्नमेंट को। तो ये गंगा ग्राम प्रोग्राम है जिसके तहत ऐसा कुछ किया जाएगा। अब मेरा आपसे एक प्रश्न है जो कि कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बताइए कि गंगा जो है वो कितने स्टेट से फ्लो कर रही है भारत के। तो ये आप मेरे को बताइए कमेंट बॉक्स में, उन स्टेट के नाम भी बताइए और कितने स्टेट हैं। देखते हैं आगे। प्रश्न नंबर पेज नंबर 1 पे एक और न्यूज़ है। ये अभी कुछ उपलब्धियां हासिल की है अमेरिका के वैज्ञानिकों ने। तो ये क्या उपलब्धि है कि मानव व सूअर की जो जेनेटिक संरचना है उनमें काफ़ी समानताएं देखने को मिलती हैं। तो इससे इन्होंने क्या आउटकम्स निकाले हैं? आउटकम्स ये हैं कि सूअर के लिवर की जो रक्त कोशिकाएं, कोशिका मतलब सेल्स यानी कि ब्लड सेल्स जो हैं, को सूअर की लसिका ग्रंथि या लिम्फ ग्लैंड में इंजेक्ट करने से नया लीवर विकसित करने में कामयाबी मिल गई है मतलब इनको। तो क्या होगा कि नया लीवर ये विकसित कर सकते हैं। तो भारत में लीवर की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है ह्यूमंस के अंदर। तो अगर ऐसा कुछ होता है आगे तो इन फ्यूचर हम लीवर को डेवलप कर पाएंगे और वो लीवर को हम प्लांट भी कर पाएंगे जहाँ पे भी जिस भी ह्यूमन को इसकी रिक्वायरमेंट होगी जीवित रहने के लिए। तो ये एक अच्छी एक खबर है कि इस प्रकार की कामयाबी मिली है वैज्ञानिकों को कि वो सूअर की रक्त कोशिकाओं से इस प्रकार से नया लीवर विकसित कर पाएंगे। आगे देखते हैं। पेज नंबर 6 पे बात की जा रही है। इसे ध्यान से सुनना, बड़े आराम से समझाऊंगा। स्पेस जो मिशन है, जो मून मिशन है, उससे संबंधित कुछ न्यूज़ है। ये तो इंपॉर्टेंट पहलू है, बहुत सारे इसमें। आराम से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि USSR यानी कि जिसे हम रशिया बोलते हैं अभी, तो पहले उसने 1959 में सबसे पहले जो मिशन भेजा था, मानव रहित मिशन था ये, 1959 में भेजा था। इसका नाम है लूना 1 और लूना 2। ये 2 मिशन भेजे थे इसने। तो 1959 में सबसे पहले भेजा था USSR ने।
अब फिर आ जाता है अमेरिका। आपने सुना वो कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर यही था कि स्पेस वॉर चालू हुई थी, तो पहले यूएसएसआर भेज रहा है, फिर अमेरिका भेज रहा है, तो इस प्रकार से चलती थी चीज़ें ये। तो सबसे पहले 1959 में भेजा था यूएसएसआर ने, उसके बाद अमेरिका आ गया। तो अमेरिका ने चंद्रमा पर 1961 से 1969 तक तकरीबन 3 मिशन चंद्रमा पर भेजे, और इसके लिए अमेरिका ने एक मिशन चलाया जिसको हम बोलते हैं अपोलो मिशन। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि अपोलो मिशन किसका है, तो अमेरिका ने चलाया था अपोलो मिशन। अब नासा आपको पता ही होगा कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो अब क्या हो रहा है कि नासा का एक मिशन है, वो क्या करेगा कि इसरो लूनर पर एक मिशन भेजेगा, लूनर एक्सप्लोरेशन कार्यक्रम। ये इसका एक कार्यक्रम है, लूनर एक्सप्लोरेशन कार्यक्रम, जिसके तहत 2024 में इंसानों को वो कहाँ लेके जाएगा, चंद्रमा के दक्षिण भाग पर लेके जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि ये इस पे काम चल रहा है अभी इसरो का, कि वो लूनर एक्सप्लोरेशन कार्यक्रम के तहत 2024 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मतलब इंसानों को लेके जाएगा वहाँ पे ये। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। इसके अलावा मून पर जाने वाले दुनिया का पहला जो व्यक्ति था उसका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। रिपीटेडली सवाल पूछा गया एग्जाम्स के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये अमेरिका की तरफ से गए थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी बन जाते हैं, आपसे प्रश्न पूछा भी सकता है आगे, क्योंकि ये पहले व्यक्ति थी दुनिया के जो मून पर गए थे। अब यहाँ पे एक बात की गई है XEMU सूट। ये क्या होता है, इसका फुल फॉर्म है एक्स्ट्रा व्हीकुलर मोबिलिटी यूनिट। तो जब भी स्पेस के अंदर लोग जाते हैं तो इस सूट को पहन करके जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पहलू हैं यहाँ पे, जो कि इस एक एडिटोरियल में जिक्र किया गया है इनका। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एडिटोरियल है यहाँ पे, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे बात की गई है। ये आप देख सकते हैं, चंद्रमा का पिक्चर दिखाया है। अब मेरा आपसे प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत का जो चंद्रमा के लिए मिशन है वो कब लॉन्च किया गया था, उसका नाम क्या है, और 2022 में एक बहुत ही महत्वाकांक्षी मिशन है भारत का, उस मिशन का नाम क्या है जिसे हम 2022 में लॉन्च करेंगे। दोनों के दोनों प्रश्न मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए आप। प्रश्न नंबर 8 पे बात की जा रही है, ये बात की जा रही है जयसमंद झील की, जो कि उदयपुर के अंदर स्थित है। तो उदयपुर जिला में स्थित है जयसमंद झील। जयसमंद झील को डेवर झील के नाम से भी जाना जाता है। इस झील का निर्माण जयसिंह जी ने करवाया था गोमती नदी पर बांध बनवा करके। तो ये जो जयसमंद झील है कैसे बनाई गई, जयसिंह जी ने गोमती नदी पर एक डैम बना दिया और उसके कारण ये डेवर झील या जयसमंद झील बन गई। ये भारत की दूसरी व राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कौन सी, जयसमंद झील। तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत की पहली सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। अब यहाँ पे जो जयसमंद झील है इसमें कुल 7 टापू हैं। तो सबसे बड़ा जो टापू है उसको बोला जाता है बाबा का भांगड़ा। ये पूछा गया है प्रश्न में, ये प्रश्न आया है कि बाबा का भांगड़ा कहाँ पे है, तो ये है जयसमंद झील का टापू है एक। और छोटे टापू का नाम है जो, उसको कहते हैं प्यारी। तो ये भी शायद पूछा सकता है एग्जाम के अंदर आगे आने वाले एग्जाम में, कि छोटे टापू को प्यारी बोलते हैं और सबसे बड़ा जो टापू है उसको बाबा का भांगड़ा कहा जाता है। जयसमंद झील से संबंधित फैक्ट हैं सारे सारे। देखते हैं अगला। तो प्रश्न पेज नंबर 9 पे न्यूज है, ये बात की जा रही है भारतीय गोल्फर हैं एक, शीर्ष 10 में आ गए, इनका नाम है भारतीय गोल्फर अनिर्बान लाहेड़ी। तो आपको पता होना चाहिए, प्रश्न पूछा सकता है कि अनिर्बान लाहेड़ी का किस खेल से संबंधित है अनिर्बान लाहेड़ी। तो इंपॉर्टेंट है, देखते हैं आगे। पेज नंबर 10 पे बात की जा रही है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि बहुत ही हाईलाइटेड एक मुद्दा है, ये इंटरनेशनल मुद्दा है, पूछा सकता है एग्जाम के अंदर। तो 2 देशों की बात हो रही है, अर्मेनिया और अजरबैजान में। तो यहाँ पर कश्मीर जैसे हालात हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान के अंदर जो इशू चलता है उसी प्रकार का अर्मेनिया और अजरबैजान के अंदर इशू है ये। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसे इंपॉर्टेंट क्या फैक्ट चल रहे हैं ये। तो ये दोनों के दोनों देश जो थे 1991 से पहले यूएसएसआर का हिस्सा थे। मतलब कि जब यूएसएसआर विघटित नहीं हुआ था, 1990 में हो गया था वो, तो उससे पहले अर्मेनिया अजरबैजान यूएसएसआर के अंतर्गत आते थे, उसके बाद ये आज़ाद हो गए। तो अब एरिया है, एक क्षेत्र है नारगोनो काराबाख क्षेत्र है ये। इस क्षेत्र को लेकर विवाद है, तो ये क्षेत्र के बारे में पूछा सकता है कि किन देशों से संबंधित है। नारगोनो काराबाख क्षेत्र क्या है, इसे इंटरनेशनली अजरबैजान का हिस्सा बताया जाता है। नारगोनो काराबाख जो क्षेत्र है ये अजरबैजान का हिस्सा है इंटरनेशनली। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि लोगों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके अर्मेनिया में शामिल होने की बात कर दी है। जैसे कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये चीज़ें चलती हैं कि हम स्वतंत्र हैं, हम पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, कुछ कहते नहीं भारत में जाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किया है, वहाँ के लोगों ने, इस एरिया के लोगों ने, ये एरिया कहाँ पे है, अजरबैजान के अंदर, लेकिन यहाँ के लोगों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके अर्मेनिया में शामिल हो गए। तो इसकी वजह से युद्ध वहाँ पे स्टार्ट हो गया है अर्मेनिया और अजरबैजान के अंदर। तो देख लेती हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट कि अर्मेनिया की राजधानी का नाम है येरेवन, और ये एशिया का देश है, ये मतलब एशिया में आता है अर्मेनिया। दूसरा है यहाँ पे अजरबैजान, तो अजरबैजान की राजधानी का नाम है बाकू, इंपॉर्टेंट है ये भी। भौगोलिक दृष्टि से ये यूरोप का हिस्सा भी है, कौन सा, अजरबैजान देश।
क्योंकि यहाँ पर एक काकेशस पर्वत है जो कि यूरोप और एशिया को विभाजित करने का काम करता है, यानी कि सीमा निर्धारित करने का काम करता है ये काकेशस पर्वत। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो ये एशिया का ही भाग है अजरबैजान। तो मतलब राजनीतिक दृष्टि से जब हम पूछते हैं कि एशिया के अंदर कौन से देश हैं, तो अजरबैजान अर्मेनिया दोनों ही एशिया देश के एशिया महाद्वीप के अंदर अंतर्गत आते हैं। लेकिन भौगोलिक दृष्टि से एक काकेशस पर्वत है जो कि अजरबैजान के अंदर आता है, जो कि यूरोप और एशिया के बीच सीमा निर्धारित करने का काम करता है। अब यहाँ पे एक परियोजना है तापी परियोजना। तापी यानी कि तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। ये परियोजना क्या कर रही है कि कैस्पियन सी से हम एक गैस पाइपलाइन लेके आ रहे हैं अंडरग्राउंड भारत के लिए। इन देशों से होकर गुजरती है वो, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। मैं अभी आपको मैप में दिखाऊंगा इसके बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट परियोजना है, पूछी जाती है एग्जाम के अंदर कि इसके अंदर कौन कौन से देश आ रहे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैस्पियन सी और सारा जो इंपॉर्टेंट इसमें कंट्रीज हैं उनको अभी हम मैप में देख लेते हैं एक बार। तो ये यहाँ पे न्यूज़ है, ये न्यूज़ कवर की गई है। अर्मेनिया और अजरबैजान में युद्ध छिड़ गया है, कश्मीर जैसे हिस्से को लेकर आमने सामने हो गए हैं ये। तो अब मैं आपको इसका मैप दिखा देता हूँ। एक सबसे पहला प्रश्न कि कैस्पियन सी से कितने देश लगते हैं, तो सबसे पहला प्रश्न ये है, बनता भी है और आया भी है कई बार। तो पहला है अजरबैजान, यहाँ पे इसके साउथ में है ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान। कजाकिस्तान इंपॉर्टेंट है, इसकी अभी कैपिटल चेंज हुई है नूर सुल्तान। तो कितने हुए, 1 2 3 4 और 5वां है रशिया। यानी कि कैस्पियन सी से 5 देश लगते हैं, अजरबैजान, रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, राइट। अब मैं जो तापी की बात कर रहा था, तो तापी परियोजना है इस प्रकार से चल रही है, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और यहाँ पे इंडिया। तो हम गैस पाइपलाइन लेके आ रहे हैं कैस्पियन सी से, अंडरग्राउंड पाइपलाइन है ये। तो आपको पता होना चाहिए तापी परियोजना में कौन कौन से देश शामिल हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। अब ये है अजरबैजान, यहाँ पे इसकी लोकेशन है, और ये है अर्मेनिया की लोकेशन। इन दोनों के बीच ये जो वॉर जैसी हालत है यहाँ पे स्टार्ट हो गई है, ये एरियाज को लेके, अजरबैजान और अर्मेनिया। आपको पता होना चाहिए, मैं आपको कैपिटल इनकी बता चुका हूँ, तो इनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। पेज नंबर 10 से बात की जा रही है, ये बात है वेस्ट बंगाल से संबंधित बात है। तो यहाँ पे कुछ मतलब तनातनी चलती रहती है सीएम और राज्यपाल के बीच में। तो हम देख लेते हैं एक बार, राज्यपाल का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है कि यहाँ पे जो राज्यपाल है इनका नाम है जगदीप धनखड़। पूछा जाता है एग्जाम के अंदर क्योंकि काफ़ी चर्चा में है इनका नाम। तो सीएम ममता बनर्जी हैं यहाँ की और राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। पेज नंबर 10 पे बात की जा रही है, ये एक और साइंस रिलेटेड न्यूज़ है। तो यहाँ पे एचआईवी से संबंधित न्यूज़ क्या है ये, तो बीनैब उपचार पद्धति है जो कि एचआईवी संक्रमण के उपचार के लिए कारगर होगी। तो ये कुछ खोज की गई है अभी बीनैब पद्धति के बारे में। तो क्या है बीनैब उपचार पद्धति, इसका नाम है ब्रॉडली न्यूट्रलाइजिंग HIV-1 एंटीबॉडीज। तो ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर क्योंकि एचआईवी बहुत ही जानलेवा एक घातक बीमारी है। तो उसके लिए कुछ इन्होंने नए डेवलपमेंट्स किए हैं कि उसका उपचार कर पाएगी ये भी। तो इस पद्धति का नाम आपको पता होना चाहिए, बीनैब उपचार पद्धति, ब्रॉडली न्यूट्रलाइजिंग HIV-1 एंटीबॉडीज। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि और भी लोग इस वीडियो का फायदा उठा सकें। इसी के साथ धन्यवाद।